हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 2 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे आज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़ने वाले हैं जो मोटिवेशन से रिलेटेड है। और इनको कुछ को कंटेंट थ्योरीज बोलते हैं, कुछ को प्रोसेस थ्योरीज बोलते हैं, और बाकी थ्योरीज जो है वो रीइंफोर्समेंट की बात करेंगी जो बिहेवियरिज्म में आता है। तो कंटेंट थ्योरी से स्टार्ट होगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में इन्होंने लिखा है कि द ब्रॉड रूब्रिक ऑफ मोटिवेशन एंड मोटिवेशन थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली स्टडीड एंड रिटन अबाउट टॉपिक्स। मतलब सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशनल साइंस में जिस टॉपिक के ऊपर स्टडीज़ होती हैं या लिखा जाता है वो मोटिवेशन है, इसलिए इसके ऊपर इतनी सारी थ्योरीज भी हैं और बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट किया जाता है ये स्टडी करने के लिए कि मोटिवेशन जो है वो कैसे इंक्रीज़ करी जा सकती है ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन कैसे होती है, कैसे एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं। लैक ऑफ यूनिफाइड थ्योरी, इसमें ना एक यूनिफाइड थ्योरी नहीं है, मतलब सब अपने अपने तरीके से बात करते हैं मोटिवेशन की। आप देखोगे कि कुछ थ्योरीज हैं जो नीड्स के ऊपर बात कर रही है, कुछ थ्योरीज हैं जो प्रोसेस के ऊपर बात कर रही है, कुछ थ्योरीज बिहेवियर को रीइंफोर्स करने की बात करते हैं। यूनिफाइड थ्योरी नहीं है, सब अपने अपने तरीके से बताते हैं, अलग डाइवर्स थ्योरीज हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम इनको पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में देर आर मैनी कंपीटिंग थ्योरीज, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप की थ्योरीज हैं, सब अलग अलग बातें करती हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि मोटिवेशन क्या होती है और अलग अलग एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब करती हैं। तो दीज थ्योरी सेंटर ऑन 3 डिफरेंट एस्पेक्ट। जैसे मैंने आपको बोला है कि 3 टाइप की थ्योरीज हैं, 3 अलग अलग एस्पेक्ट की बात कर रही है। एक तो द इंडिविजुअल्स प्री डिस्पोजिशन, प्री डिस्पोजिशन का मतलब जो हमारे पहले से ही कुछ नीड्स और गोल्स होते हैं उसकी बात करेगी। एक करेगी कॉग्निटिव प्रोसेस की बात करेगी और दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेगी। तो एक स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं एक तरीके से कि हम काम करने से पहले हमारा जो नीड होता है उसकी आपसे पहले की बात हो रही है, तो वो हो गया कि हम कंटेंट थ्योरी की बात कर रहे हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए। एक उस प्रोसेस की बात करेगी कि हम किस प्रोसेस को, कॉग्निटिव प्रोसेस को फॉलो करते हैं जब हम काम करते हैं, उस टाइम क्या प्रोसेसेस होते हैं, तब एक प्रोसेस की बात हो गई। और एक एंड की बात होगी कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं जो उससे हमें मिलते हैं। तो ये थ्योरी बिल्कुल अलग अलग पोजिशंस की बात कर रही है। कंटेंट थ्योरीज किससे कंसर्न्ड है? आइडेंटिफाई पीपल नीड्स, क्या नीड होते हैं जिसकी वजह से उनको जो है उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ या उनके जो गोल्स हैं वो परस्यू करने के लिए उठते हैं, वो काम करने के लिए उठते हैं ताकि वो अपने नीड को सेटिस्फाई कर सकें। प्रोसेस थ्योरी क्या कहती है कि कैसे बिहेवियर इनिशिएट होता है, कैसे डायरेक्टेड टुवर्ड गोल्स होता है बिहेवियर, कैसे हम वो सस्टेन करते हैं कि बार बार हम उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे चलता है और ये रिलेशनशिप इतना डायनामिक क्यों है वेरिएबल्स के बीच में, जिससे हम मोटिवेट होते हैं। तो ये बीच का पूरा प्रोसेस है कि हम कैसे काम करते हैं, क्यों करते हैं, बार बार क्यों करते हैं, सस्टेन क्यों करते हैं। रीइंफोर्समेंट थ्योरी रिजल्ट की बात कर रही है, आउटकम की बात कर रही है, जो कॉन्सिक्वेंसेस के कैसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जिसकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं कि हमारे काम से हमें क्या मिलने वाला है बाद में। तो ये हमारे हमको बताती है कि हाउ एनवायरनमेंट टीचेस अस टू ऑल्टर आवर बिहेवियर सो दैट वी मैक्सिमाइज पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज, कि हम अपने काम से पॉजिटिव रिजल्ट ले सकें, इसलिए हम ये बिहेवियर शो करते हैं। तो बहुत अलग अलग टाइप की बातें हो रही हैं यहाँ पे, अलग अलग टाइप की थ्योरीज हैं। पहले कंटेंट थ्योरीज से शुरू करते हैं। कंटेंट यानी कि नीड, इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है। कंटेंट होने का मतलब होता है सेटिस्फाई होना, यानी कि अपने नीड पूरे करना, इसलिए इनको कंटेंट नाम दिया है। तो इट फोकसेस ऑन द इंटरनल फैक्टर्स, जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो हमें एनर्जी देते हैं काम करने के लिए और हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मोटिवेशन को क्या माना गया है? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल ड्राइव्स दैट कंपेल एन इंडिविजुअल टू एक्ट और मूव टूवर्ड द सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल नीड्स की, यानी कि एक इंटरनल ड्राइव है जो हमें मजबूर करता है कि हम उठें, काम करें और अपने नीड्स को सेटिस्फाई करें। और ये थ्योरीज दी है मैस्लो ने, जो उनकी हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी है। एल्डफर्स ने ERG थ्योरी दी है, हर्सबर्ग की मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी है, मैक्लेलैंड की लर्न नीड्स की थ्योरी है और 3 नीड्स थ्योरी। पहले शुरुआत करते हैं मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की। तो ये थ्योरी 1954 में आई थी। मैस्लो ने यहाँ पे हायरार्की दी थी कि पहले हम कौन से नीड्स पूरे करते हैं। जब शुरुआत होती है तो हमारा फोकस बेसिक नीड्स पे होता है, फिर धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जाते हैं। तो एक तरह की हायरार्की इन्होंने बताई थी। तो पहले इन्होंने बोला था कि सबसे पहले ज़रूरी होता है अपने फिजियोलॉजिकल नीड पूरे करना, जो हमारे बेसिक नीड होते हैं सर्वाइवल के लिए, जैसे फूड, वाटर और बाकी चीज़ें, उनको पूरा करने के लिए जो भी हम काम करते हैं इन दी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। तो दीज आर रिफ्लेक्टेड इन द नीड फॉर प्लेजेंट वर्किंग कंडीशन एंड सैलरी। बेसिकली हमें
खाना पीना पानी चाहिए, रहने की जगह चाहिए, हमें बेसिकली पैसा चाहिए सर्वाइव करने के लिए, और थोड़ा सा काम चाहिए, तो उसके लिए हमें एक अच्छी वर्किंग कंडीशन और सैलरी चाहिए, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उससे हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरे हो जाएंगे। The second type of need which we satisfy is the safety need. So once we are through with the physiological needs, वो हमारे पूरे हो रहे हैं, now we move toward the safety need. हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अब safety need नज़र आने लग जाते हैं। तो these needs are like for a safe and secure physical emotional environment. तो हमें एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट के लिए हमें फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट या इमोशनल डिस्ट्रेस, जैसे हमें अपने अराउंड वी नीड अ सेफ्टी, हमें सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और ज़्यादा बेनिफिट चाहिए, जैसे कि इंश्योरेंस हो गई या इन्वेस्टमेंट हो गई, जिससे हम सिक्योर फील कर सकें, सेफ फील कर सकें, तो हम उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो अब हमें कोई भी इमोशनल डिस्ट्रेस हो या कोई भी किसी तरह की थ्रेट हो, चाहे वो मेडिकली हो चाहे वो इमोशनली हो, कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम आए, तो इन द ऑर्गेनाइजेशनल वर्क प्लेस में सेफ्टी नीड्स रिफ्लेक्ट द नीड फॉर सेफ जॉब। इसलिए हमारे पास जॉब सेफ होनी चाहिए, हमारी जब भी प्रॉब्लम आए हमारी जॉब सेफ रहे। फ्रिंज बेनिफिट जैसे मैंने बोला, इंश्योरेंस या मेडिकल हेल्थ पॉलिसी, इस तरह की चीज़ें, और साथ में जॉब सिक्योरिटी। तो अब हमारा बेसिक नीड पूरा हो रहा है, तो नाउ वी आर लुकिंग टुवर्ड कि अब सेफ्टी भी हो हमारे पास, तो हम और चीज़ें ढूंढते हैं, फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में और बेनिफिट्स की तरफ जाते हैं। देन कम सोशल नीड। फिर ये दोनों चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो थोड़े टाइम बाद हमें लगता है कि नाउ वी वांट टू फुलफिल आवर सोशल नीड्स। तो इसका मतलब है द डिज़ायर टू बी एक्सेप्टेड बाय वंस पीयर्स, फ्रेंडशिप, बी लव्ड एंड पार्ट ऑफ अ ग्रुप, यानी कि लोग हमें अपना ग्रुप में शामिल करें, एक्सेप्ट करें, हमारे ऐसे लोग हों हमारे पास जो हमें रिकॉग्नाइज करें, हमें अपना फ्रेंड बोले या हमें प्यार करें, तो दैट इज़ अ सोशल नीड। तो इन दी ऑर्गेनाइजेशन दीज नीड इन्फ्लुएंस द डिज़ायर फॉर गुड रिलेशनशिप विद कोवर्कर। तो इसलिए हम एक अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करते हैं अपने कोवर्कर्स के साथ, सुपरवाइजर के साथ, ग्रुप में काम करने की कोशिश करते हैं, कंपैटिबिलिटी बनाने की कोशिश करते हैं। फिर आता है सोशल नीड के बाद एस्टीम नीड्स आते हैं। तो नाउ एवरीथिंग इज वर्किंग गुड, हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी नीड्स हैं, हमारी रिलेशनशिप्स अच्छे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सोशल नीड्स पूरे हो रहे हैं। नाउ वी वांट आवर सेल्फ एस्टीम टू बिल्ड। तो सेल्फ एस्टीम या एस्टीम नीड्स में क्या होता है कि एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनानी है अपनी। तो उसके बाद क्या होता है, जब एम्प्लॉय थोड़े टाइम बाद बेसिक 3 नीड जो पूरे हो जाते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड हो गया, सेफ्टी नीड हो गया, सिक्योर सोशल नीड, अब उसे लगता है कि मेरी तरफ अटेंशन दी जाए, मेरे काम को रिकॉग्नाइज किया जाए, मुझे अप्रिशिएट किया जाए, तो वो इन चीज़ों पे ध्यान चला जाता है। तो देन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टीम नीड्स रिफ्लेक्ट अ मोटिवेशन फॉर रिकॉग्निशन, इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अब मुझे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल काम दिया जाए। तो पहले तो नया नया शुरू में गया तो उसको सिर्फ इतना होता है कि मेरी जॉब सेफ रहे, मेरा घर चल जाए, या मेरा रिलेशन अच्छा बन जाए, मेरे को समझ में आ जाए, एम्प्लॉयज़ के साथ दोस्ती हो जाए, मुझे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, वो सब हो जाता। तो देन फिर एस्टीम नीड आता है कि मुझे और हाई स्टेटस चाहिए, मुझे कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए क्रेडिट चाहिए जो मैं काम कर रहा हूँ, ताकि मेरी सेल्फ इमेज और अच्छी हो जाए, मुझे कॉन्फिडेंट फील हो, वर्थ फील हो, विच इज़ सेल्फ एस्टीम। आफ्टर इट इज़ ऑल्सो मेट, ये वाले नीड्स भी जब पूरे होने लग जाते हैं, जो कि हम कहते हैं एक तरह से समझ लो कि हाईएस्ट हो जाता है, फिर एक लास्ट में एक और नीड आता है जिसको ये बोलते हैं कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नीड है, विच इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और ये कुछ ही लोगों में ज़्यादा होता है, नॉट ऑल। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वो और ग्रो करें, तो ये एक तरह का नीड फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट है, विच इज़ हाईएस्ट नीड कैटेगरी, दैट इज़ कंसर्न्ड फॉर डेवलपिंग वंस ओन फुल पोटेंशियल, जो अपने फुल पोटेंशियल पे काम करना चाहते हैं, अपने कॉम्पिटेंस को और बढ़ाना चाहते हैं और बेटर बनना चाहते हैं, उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। इट इज़ नॉट फाउंड इन एवरीबडी, हर कोई नहीं करता है, सब कोई सेल्फ एस्टीम तक ही मतलब सेटिस्फाई हो जाते हैं, बहुत रेयर पॉपुलेशन है। क्योंकि ये वाला जो नीड का जो हायरार्की है ना, मैस्लो ने इस तरीके से ट्रायंगुलर फॉर्म में बताई थी कि सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड है, फिर सेफ्टी नीड है, फिर सोशल नीड्स है, फिर एस्टीम नीड्स है, और लास्ट में एक्चुअलाइजेशन है। तो बहुत कम पॉपुलेशन है जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ ध्यान देती है, बिकॉज एवरीबडी सेटिस्फाइड कि उनकी सेल्फ एस्टीम बिल्ड हो गई है, दे आर अर्निंग गुड, सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, दैट्स इट। पर कुछ ही लोग होते हैं जो और ज़्यादा करना चाहते हैं, और सीखना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो बेटर पर्सन बनने के लिए तो इनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं। दैट कैन बी मेट इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग पीपल विद अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ। तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देना, ज़्यादा चैलेंजिंग काम देना, क्रिएटिविटी शो करने का मौका देना, एडवांसमेंट एंड अचीवमेंट की अपॉर्चुनिटी देना,
तब वो उनको और मज़ा आता है और ज़्यादा सीखने को मिलता है। जितने चैलेंजेस मिलते हैं, जितना वो लर्न करते हैं अपनी गलतियों से, धीरे धीरे वो अपने फुलेस्ट पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, विच इज़ वेरी गुड। वो एक्चुअली हमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं, वी शुड ऑल्सो हैव दिस नीड इन आर डेली रूटीन, डेली लाइफ में भी होना चाहिए कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं उसमें हमें और कैसे ग्रो करना है। तो दिस नीड इज़ द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ नीड विच इज़ गिवन बाय मैस्लो। तो मैस्लो क्या सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि दैट अ सब्सटैंशियली सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट, it is the lowest of ungratified need in the hierarchy that motivates behavior and the lower level needs must be met। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि देखो ऊपर तक जाने के लिए पहले नीचे वाला नीड पूरा होना चाहिए। मतलब हायरार्की का जो लोएस्ट नीड है, जो आपका फिजियोलॉजिकल नीड है हायरार्की का, पहले वो जब पूरा हो जाए और उससे मोटिवेशन खत्म हो जाए, तब दूसरे नीड की बारी आती है। फिर जब दूसरा नीड पूरा हो जाता है, उससे मोटिवेशन खत्म हो जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुका, फिर तीसरे नीड पे जाते हैं। तो ये एक तरह से स्टेप बाय स्टेप हायरार्की है। सो मतलब वही है कि पहले हमारा फर्स्ट लोअर लेवल नीड पूरा होना चाहिए, उसके बाद बाकी के नीड्स आते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। तो इंडिविजुअल के पास एक सेफ वर्किंग कंडीशन हो, अच्छी पेमेंट सैलरी हो उसके पास जॉब सिक्योरिटी हो, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर धीरे धीरे वो आगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाता है। तो बिकॉज ऑफ इट्स ईज ऑफ एप्लीकेशन मैस्लो थ्योरी हैज रिसीव वाइड रिकॉग्निशन। ये थ्योरी बहुत ही फेमस है। आपने मैस्लो की थ्योरी का कई बार नाम पढ़ा होगा, आपने हो सकता है दूसरे कोर्सेज में भी ये थ्योरी पढ़ी हो। ये बहुत सारे कोर्सेज में पढ़ाई जाती है बिकॉज ये सिंपलेस्ट टू अंडरस्टैंड है, इजी टू अप्लाई है। तो ये बहुत फेमस थ्योरी है मैस्लो की। एंड इसको क्रिटिसाइज भी बहुत किया गया है। मतलब ये फेमस भी बहुत है, पढ़ाया भी जाता है बहुत जगह, इसको एक्सेप्टेंस भी मिली थी, पर इनको बाद में क्रिटिसाइज भी किया गया था। क्यों किया गया था वो भी पढ़ना ज़रूरी है कि इसका क्रिटिसिज्म क्या है। सो वाइल मैस्लो व्यूड सेटिस्फैक्शन एज द मेन मोटिवेशनल आउटकम ऑफ द बिहेवियर, जॉब सेटिस्फैक्शन डज नॉट नेसेसरी लीड टू इम्प्रूव वर्क परफॉर्मेंस। ये कह रहे हैं कि बेशक वो कह रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है नीड की, मतलब मोटिवेशन के लिए हमें नीड को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि जब सेटिस्फाई होंगे तभी काम अच्छा करेंगे। जैसे कि हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि जॉब परफॉर्मेंस बहुत सारे अदर वेरिएबल से भी इफेक्ट होती है। तो ये यहाँ पे क्योंकि मैस्लो ने सीधा ये बोला कि भाई वो मोटिवेट होगा जब उसके नीड्स पूरे होंगे तो वो अच्छा काम करेगा ऑटोमेटिकली, बट ये डायरेक्टली इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ द क्रिटिसिज्म। सेकेंड है कि ग्रेटिफिकेशन ऑफ वन नीड डज नॉट नेसेसरी लीड टू इंक्रीज मोटिवेशन to satisfy the next higher level need. Some people can be very hungry and yet strive to fulfill their social needs. Other can self-actualize while working in a risky environment. तो दिस इज सेइंग कि एक नीड पूरा हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो तभी दूसरे नीड की तरफ देखेंगे। कई बारी लोग अपने वेरी हंग्री होते हुए, मतलब अपने फिजियोलॉजिकल नीड को इग्नोर करते हुए भी सोशल नीड्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। या कुछ लोग होते हैं जो पुअर वर्किंग कंडीशन में भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ देखते हैं। तो सम पीपल में जंप फ्रॉम वन नीड टू अनदर, वो जरूरी नहीं है कि वो हर स्टेप को क्रॉस करेंगे। दे विल जंप फ्रॉम द बेसिक टू द हाईएस्ट डिपेंडिंग ऑन कि उसकी प्रेफरेंस क्या है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम सारे ही नीड्स क्रॉस करके जाएंगे। नाउ देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द ऑर्डर विच नीड्स आर एक्टिवेटेड एंड ऑल्सो नीड्स चेंज मोर रैपिडली दैन व्हाट मैस्लो स्टेड। तो हम किस ऑर्डर में नीड फॉलो करते हैं वो भी सबका अपना अलग अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंस है सब में। हो सकता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेल्फ एस्टीम नीड हो और किसी और के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसका फिजियोलॉजिकल नीड हो, तो वो पहले उसकी तरफ देखेगा। मे बी सम अदर पर्सन लाइक आर्टिस्ट होते हैं जो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होता है क्योंकि उन्हें अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे पहुंचना होता है। तो इट डिपेंड्स कि आपका सोच कैसी है, आपकी प्रेफरेंस कैसी है और आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तो आपके नीड्स का ऑर्डर चेंज हो सकता है। बट स्टिल बिसाइड द क्रिटिसिज्म ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अच्छी थ्योरी मानी जाती है। द मॉडल ब्रॉट अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव बाय इंट्रोड्यूसिंग द नोशन दैट नीड्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। तो एक तो ये होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है जो सारे नीड्स को आपस में रिलेट कर रहा है। सेकेंड, मैस्लोस फोकस ऑन हायर ऑर्डर नीड हाईलाइटेड द रोल ऑफ सोशल डायनामिक्स। तो इनका जो हायर ऑर्डर नीड्स की बात है ना, उससे हमें सोशल डायनामिक्स के बारे में पता चलता है
And third, the theory brought a more positive perspective of employee motivation by paying attention to the strength, not deficiencies. तो ये एक तरह से बहुत पॉजिटिव थ्योरी है जो एम्प्लॉय के स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करती है rather than उनकी कमियों पे. दैट इज़ वाई ये बहुत एक्सेप्टेड थ्योरी थी, बहुत फेमस थ्योरी थी. पर जैसे आपको पता ही है कि हर चीज़ का टाइम आता है जाता है, तो लेटर ऑन क्रिटिसिज्म भी आए थे. देन फिर बाद में औरों ने भी अपनी अपनी थ्योरीज देनी शुरू करी थी. तो वी विल स्टार्ट विद दी Elfers ERG theory in the next video. तो I hope you have understood today's video. फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.